नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉनील मुखर्जी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रुपए की कमजोरी और क्रूड की मजबूती ने बाजार को फिर नीचे खींचा। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% फिसले। कच्चे तेल में जोरदार तेजी। मिस्र में राजनीतिक संकट से नाइमेक्स पर भाव 14 महीने की ऊंचाई पर। घरेलू बाजार में भाव 3% ऊपर। वित्त मंत्री ने एक बार फिर बैंकों से कर्ज सस्ता करने की अपील की, मगर बैंकों ने कहा गुंजाइश बहुत कम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज बाजार में कैसा कारोबार हुआ। आज हमने देखा बाजार में कई सारे फैक्टर्स थे जो उस पर हावी हुए और जिसने प्रेशर बनाया। अगर आप देखेंगे, एक तरफ रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 60 के वापस पार चला गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कच्चा तेल ऊपर जा रहा है, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। हमने देखा है कई हद तक इजिप्ट में जो टेंशन चल रही है उस वजह से कई सारी पैनिक फैलते हुए नजर आई। यूरोप का बाजार आप देखेंगे काफ़ी वीक था। तो वीक ग्लोबल मार्केट्स, रुपए में ये चाल और बाजार में गिरावट। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स 270 पॉइंट नीचे चला गया। निफ्टी ने 5800 का लेवल तोड़ा और उसके नीचे जाकर बंद होता हुआ नजर आया। मिड कैप्स में भी आज दिक्कत थी, मार्केट ब्रेथ नेगेटिव थी। बैंक्स की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रेशर आया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक्स को अपनी ब्याज दरें जो है वो कम करनी चाहिए। और हमने देखा है कि काफ़ी सारे बैंक्स आज दिग्गजों में, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, ये सब कमज़ोर होते हुए नजर आए। और सिर्फ लार्ज कैप्स नहीं, अगर आप मिड कैप्स भी नज़र डालेंगे, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, OBC, इन सब में भी हमने काफ़ी ज़्यादा असर पड़ते हुए देखा। महंगे कच्चे तेल का असर कुछ हद तक पड़ा है। ONGC, रिलायंस, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे देखेंगे उन पर। इसके अलावा मेटल्स आज थोड़े से कमज़ोर होते हुए नजर आए। तो टाटा स्टील ले लीजिए, सेसागोआ ले लीजिए, हिंडाल्को ले लीजिए, इनमें काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक आज रियल एस्टेट टूटे। तो DLF दिग्गजों में, लेकिन यूनिटेक, HDL, आपको याद होगा 2 दिन पहले इनमें 10% रैली हुई थी, खरीदारी हुई थी। आज उतनी ही बिकवाली होती हुई फिलहाल इन स्टॉक्स में नजर आई। दूसरे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, खबरों में अंबुजा और ACC के मर्जर की बात हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, तो वो एक स्टॉक था जो काफ़ी एक्टिव था। मैंगलोर केमिकल, गीतांजलि जेम्स में लगातार हम लोअर सर्किट देख रहे हैं। ये स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा था। JP एसोसिएट्स और JP पावर आज काफ़ी ज़्यादा वीक थे। वायदा बाजार में इनमें हमने काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप होते हुए देखा। लेकिन बाजार के आगे की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ है खास मेहमान sptulsian.com के SP तुलसियान। तुलसियान जी, स्वागत है आपका। कई सारी चीज़ें लग रहा है कि भारत में स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट जा रही है। रुपया वापस 60 पे चला गया, इंटरनेशनल मार्केट्स वीक है, कच्चा तेल रैली कर रहा है। भारतीय बाजार और कितना नीचे जाएंगे? निफ्टी कितना नीचे जा सकता है? देखिए, ऐसा अगर सबसे बड़ी आप वीकनेस देखें तो मेरे हिसाब से जो कच्चे तेल में जो स्ट्रेंथ आई है वो हमारे देश के लिए काफ़ी नाजुक है, क्योंकि रुपए का वीकनेस पे किसी ने भी का भी ये व्यू नहीं रहा होगा कि रुपया कोई नियर टर्म में स्ट्रांग होगा। सभी 62 का कॉल तो निश्चित रूप से मान के चल रहे हैं, तो वो आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि फैक्टर ही नहीं। लेकिन अगर क्रूड का भाव बढ़ता है और उसके साथ में रुपए की वीकनेस और बनी रहती तो उससे और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक मल्टीपल इफेक्ट आता है FII की सेलिंग के रूप में। तो यहाँ पर अगर आप इन अनिश्चितताएँ को देखें और सामने अगर आप एक Q1 नंबर्स का मान के चलें, जहां पे डिफेंसिव, जैसे आप समझिए कि फार्मा, IT और FMCG, ये तीनों अब कितना इस बाजार को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि IT से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। Q1 नंबर्स काफ़ी ज़्यादा एक थोड़े से नाजुक आते हुए दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक देखें, इसीलिए आप देखिए कि पूरा बाजार जो है एक तरह से शिफ्ट हो गया इन 3 सेक्टरों की तरफ। अब जैसे IT में थोड़ा सा कॉशन है, तो कहीं ना कहीं एक अमाउंट, जैसे कहते हैं ना, रिस्क अवर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड नहीं रहना है, बैंकिंग में नहीं रहना है, ऑटोमोबाइल में नहीं रहना है, जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल के आंकड़े आए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से आप ये जो है आपको जुलाई सीरीज पे काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जैसे मेरा एक पिछले हफ्ते व्यू था कि शायद ये पूरे हफ्ते हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखें। वो लय जो है कहीं ना कहीं आज से टूटती हुई दिखाई दी। तो जो 5950 का एक लेवल था कि 5950 से 6000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानना चाहिए, वो मेरे हिसाब से फिलहाल मैं उसे इंटैक्ट रखूंगा। लेकिन सपोर्ट जो है वो मे भी 5550 से 5600 का हमें एक सीरीज के लिए मान करके चलना चाहिए। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि दूसरे बाजार के जानकार बाजार के बारे में क्या कह रहे हैं। इन वैल्यूएशंस पे लॉन्ग टर्म में होल्ड करके मुझे लगता है अगले 2 साल आपको काफ़ी टेपेड अंडर परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए बाजार के अगेंस्ट में, ज़्यादातर FMCG स्टॉक्स में। HUL भी इस वैल्यूएशन पे काफ़ी ओवर वैल्यूड है। फेयर वैल्यू करीब यहाँ से 20 से 25% नीचे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे बाजार में बेच के निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें, फंडामेंटल वैल्यूएशन की बात करें, तो इक्विटी मार्केट धीरे धीरे अट्रैक्टिव हो जा रहा है। आई थिंक जो कभी ओवर वैल्यूड जोन में था वो न्यूट्रल जोन में आ गया, काफ़ी कुछ हद तक वो अंडर वैल्यूड जोन में भी आ रहा है। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास मेरे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी।
लेकिन आज बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है बैंक से। आज बैंक्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर बैंकों से ब्याज दरों में कटौती करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी आने के लिए ब्याज दरों में कटौती करना ज़रूरी है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि बैंक इस महीने में ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। सरकारी बैंकों के प्रतिनिधियों से बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संबोधित करते हुए कहा, We have advised banks to take a look at the base rate. The base rate of the State Bank of India is 9.7%. The average of the base rate of other banks is 10.2 or 10.25. We've asked them to take a look at the base rate. I've impressed upon the bankers that the Reserve Bank of India has cut its policy rate by 125 basis points. And some part of this must indeed be passed on to the borrower. Their answer, of course, is that provisioning requirements have increased by about 50 basis points because of the new norms. Cost of money has also gone up by 40 or 50 basis points. Therefore, the room to pass on the rate cuts to the consumers rather restricted. Nevertheless, all of them have assured me that during this month, in the month of July, they will review their base rates and each one will take an appropriate decision on cutting the base rate. In my view, a reduction in the base rate will be a powerful booster to the economy. साथ ही कैनरा बैंक के चेयरमैन एस.के. दुबे ने भरोसा दिलाया है कि वित्त मंत्री की मांग पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने बेस रेट में कटौती की उम्मीद भी जताई। हम लोग जाके चर्चा करेंगे अपनी एसेट लायबिलिटी कमेटी मीटिंग में। हम लोग अपनी डिपॉजिट कॉस्ट, क्रेडिट इनकम दोनों को वर्कआउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड को, और जब एफएम ने अपील करी है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे और हमें उम्मीद है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के करीब 20 से 25 पॉइंट बेस रेट कम करने का प्रयास करेंगे। हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, लेंडिंग अच्छी क्वालिटी लेंडिंग इंप्रूव करेंगे और हम रिकवरी पे और अधिक ध्यान देंगे। तो तुलसा जी, जैसा आपने सुना कि फिलहाल बैंक्स ये कह रहे हैं कि वो रेट कम करेंगे और कुछ बैंक्स ने कर भी दिया है। क्या आपको लगता है कि फिलहाल बैंक स्टॉक्स पे थोड़ा सा दबाव रहेगा जब तक ये रेट कट का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए जॉइनल, अगर आप मुझसे पूछें, जैसे बेस रेट में जो कटौती का जो एक सिलसिला हमने शुरू होते हुए देखा, बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करके बेस रेट को 10% पे स्थिर किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक जो है 25% से ज़्यादा जो है रेट कट करेगी बेस रेट में। और जिस हिसाब से रिजर्व बैंक ने पिछले 2 या 3 रेपो रेट में कटौती की थी, उसका एक ट्रांसमिशन है, उसका जो कहते हैं ना कि इफेक्ट नहीं आया था बेस रेट में। तो अगर आप ऑनेस्टली पूछे तो ये जो बेस रेट का रिडक्शन है 25 बेसिस पॉइंट का, ये एक तरह से अरिथमेटिकल एडजस्टमेंट से काफी पहले हो जाना चाहिए था। और शायद इस बार वित्त मंत्री ने काफी कड़क रूप से, मुझे लगता है कि बैंकों के चीफ को ये बात कही होगी, तो हमें निश्चित रूप से उस चीज का जो है इफेक्ट बेस रेट में, आप वर्चुअली कहिए कि अक्रॉस द बोर्ड, जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा स्टिफ है कि हम रेट कट नहीं कर सकते, इवन उन्हें भी उस चीज पे जाना पड़ेगा कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि जो अगली आरबीआई की मीट है, अगर उसमें और रेपो रेट कट 25 बेसिस पॉइंट नहीं होता है, या फिर सीआरआर अगर भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं होता है, तो शायद वो मार्केट जो है बैंकों के लिए नेगेटिव देखेगा। लेकिन मुझे जो मेरा एक कंसर्न है कि जो एक आरबीआई का विफ आया है जो फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजनिंग के लिए, उसका एक काफी इफेक्ट हमें इस क्वार्टर के नतीजों में इन द फॉर्म ऑफ हायर प्रोविजनिंग देखने को मिलेगा, जो एक एसेट क्वालिटी पे चिंता का विषय दिखाएगा। एसेट क्वालिटी डिटीरियरेट होगी और हायर प्रोविजनिंग होगा, जिससे कि प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं थोड़े डल होते हुए नजर आएंगे। तो मैं इसे जो बेस रेट कट का है, जो वित्त मंत्री के आदेश पे हुआ है या होने जा रहा है, और जो हम अगले 2 या 3 दिनों में वर्चुअली सारी की सारी पीएसयू बैंकों को बेस रेट कटौती करते हुए देखेंगे, मुझे उसकी जितनी ज्यादा चिंता नहीं जितना कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजनिंग का जो आरबीआई ने निर्देश दिया, उसका एक इफेक्ट जो है हमें बैंकिंग स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। लेकिन तुलसन जी, ये बताइए कि ये तो बैंक्स की बात हुई, अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखेंगे, रियल एस्टेट में हम टूटते हुए देख रहे हैं, यूनिटेक, एचडीआईएल, अगर आप देखेंगे इंफ्रा स्टॉक्स काफी वीक हो गए हैं, इनमें क्या लग रहा है?
देखिए हमेशा एक हम एक कॉल लेते हैं कि जहां पे भी बैंक रेट अगर कम होगी, जैसे एक इंटरेस्ट रेट जिसे आप कह सकते हैं लेंडिंग कॉस्ट अगर कम होगी, तो जो रेट सेंसिटिव सेक्टर होते हैं रियल एस्टेट, इंफ्रा और ऑटोमोबाइल, तीनों के तीनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज हमें उस चीज की देखने को नहीं मिला। तो आप जैसे कह सकते हैं कि बैंक के शेयरों की वीकनेस का कारण था कि रेट कट की एक होप्स, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि हायर प्रोविजनिंग बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स के कारण। लेकिन उसका उल्टा इफेक्ट हमें इंफ्रा और रियल एस्टेट और इनफैक्ट आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल, तीनों में ही हमें इस चीज को देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप एक कहें कि अगर आप एक इस पे फंडामेंटल कॉल लेना चाहें तो इंफ्रा पे आप अभी भी कोई भी फंडामेंटल कॉल नहीं ले सकते, वहां पे चेंज ऑन व्यू नहीं है। लेकिन अगर एक निवेशक के तौर पे अगर आप ऑटोमोबाइल और इंफ्रा रियल एस्टेट स्टॉक्स पे अगर एक व्यू लें तो मेरे हिसाब से आपको एक लंबा नजरिया मान के चलना पड़ेगा, 3 से 4 महीना। अगर 5 से 10% का फॉल अगर और होता है, अगर आप ट्रेडर के रूप में काम करेंगे तो शायद आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, शायद आप उसमें उस पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकेंगे। पर निवेशक के लिए 5 से 7% का अगर और करेक्शन होता है रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल शेयरों में, मैं तो ऑटोमोबाइल में तो मैं कहूंगा 3 से 5% और रियल एस्टेट में 5 से 10% अगर करेक्शन आता है तो चुनिंदा शेयरों पे आप 2 से 3 महीने के व्यू से काम करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। चलिए हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एसपी तुलसियान जी से जानेंगे उनकी टॉप पिक्स। बने रहिए। स्टॉक टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं निफ्टी कॉल्स पर। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो राकेश बंसल के लगता है कि निफ्टी को बेचकर चलिए। यहाँ पर उनको लगता है टारगेट है 5676 का। सिमी भौमिक फिलहाल मानती हैं कि निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए, ये भी 5750 से 5725 के टारगेट्स की बात करेंगे। तो दोनों एनालिस्ट शॉर्ट करने की सलाह देते हुए निफ्टी पर फिलहाल इस समय। हमारे साथ खास मेहमान एसपी तुलसियान जी बने हुए हैं और आइए अब जानते हैं कि लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक्स वो फिलहाल रेकमेंड कर रहे हैं। तुलसियान जी, आपने गुजरात गैस को चुना है, इसको क्यों चुना और किस तरह के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जाए? देखिए गुजरात गैस जो है प्रिडोमिनेंटली गुजरात स्टेट में पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई करती है और इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, हाउस होल्ड और ऑटोमोबाइल इन सभी को इनका जो है सप्लाई है। 2.9 MMSCMD प्रतिदिन का एक जो है गैस सप्लाई करती है। करीबन 2 लाख कस्टमर्स हैं इनके पास ऑटोमोबाइल के और करीबन 3,86,000 कस्टमर हैं इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और हाउस होल्ड के। रिसेंटली इस कंपनी में जो प्रमोटर ब्रिटिश गैस थे उन्होंने अपना 65% स्टेक जो है GSPC को बेचा और ओपन ऑफर के तहत जो है GSPC ने करीबन 8 से 9% शेयर और अक्वायर किए और वर्तमान में उनके पास 74% की होल्डिंग इस कंपनी में है। एक्चुअली जहां पे प्रमोटर चेंज हुआ, हम सभी जानते हैं अगर मल्टीनेशनल प्रमोटर से अगर इंडियन प्रमोटर आता है तो उसमें शेयर कहीं ना कहीं उनका पी मल्टीपल कहिए वो कम होता है और शेयर यही कारण है कि 300 से अब वर्तमान में 200 रुपए पे आया। पास्ट में इस स्टेक को लेने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया था क्योंकि काफी प्राइस्ड एसेट है। और अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, कैलेंडर ईयर 2012 यानी ईयर एंडेड दिसंबर 2012 में कंपनी ने करीबन 22 रुपए का EPS दिया था। एबिटा इनका काफी अच्छा था, 475 करोड़ का। डेट फ्री कंपनी है, नेटवर्थ 1000 करोड़ की है। और अगर आप फर्स्ट क्वार्टर का भी परफॉर्मेंस देखें तो आप एक एनुअलाइज EPS का अनुमान करीबन 20-21 रुपए का लगा सकते हैं। जैसे जैसे अगर आप एक गोइंग फॉरवर्ड देखें, गुजरात जिस हिसाब से लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गैस है पूरे भारतवर्ष में, तो उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो डिमांड है काफी अच्छा रहने वाला है। और अब रिसेंटली जिस हिसाब से PNGRB का एक रवैया रहा है कि उन्होंने नेटवर्क टैरिफ को कम किया है, तो वो जो प्योर ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां हैं उनके लिए नेगेटिव है, लेकिन गुजरात गैस जैसी कंपनी है उनके लिए वो काफी पॉजिटिव है। तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे 74% प्रमोटर के पास है, लो फ्लोट होने की वजह से, और जिस हिसाब से वर्किंग, जैसे मैंने कहा कि 20 रुपए का EPS जो है वर्तमान में आप CY 13 में आप अनुमानित कर सकते हैं, यानी शेयर आपको तकरीबन 10 के P मल्टीपल पे मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम है। जनरली ऐसी पाइप गैस कंपनियां जो है, जैसे अगर आप इसको दूसरे कंपैरेटिव प्ले से कंपेयर करें तो वो भी 13-14 के P मल्टीपल पे चलती है विद इंडियन प्रमोटर या विद PSU प्रमोटर। तो मेरा अनुमान है कि अगर कोई 6 महीने का व्यू रखे इस स्टॉक पे तो 240 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गुजरात गैस में आप निवेश कर कमा सकते हैं बड़ा फायदा। तुलसियान जी, आपका दूसरा शेयर नेवली लिग्नाइट है, यहाँ पर किस तरह का आप ट्रिगर देख रहे हैं और किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाए?
देखिए, पहले तो मैं कहूं कि नेविली लिग्नाइट पे थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल, एक थोड़ा सा स्ट्रेंज लग सकता है कि यहाँ पे पीएसयू की जो डाइवेस्टमेंट की जो चल रही है मिनिमम पेयर शेयर होल्डिंग नॉर्म को लेके, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफी बड़ा ऑब्जेक्शन किया और वो चाहते हैं कि जो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट डाइवेस्ट कर रही है वो उनके स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यूनिट को जाए। तो मैं इसे एक तरह से पॉजिटिव मान रहा हूं कि अगर वैसा होता है तो उससे क्या पब्लिक फ्लोट नहीं बढ़ेगा। जो वर्तमान में पब्लिक फ्लोट काफी कम है वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर मानिए कि फर्ज करिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन उस 4 या 5% स्टेक को अक्वायर कर लेती है तो वो भी एक तरह से पैसिव इन्वेस्टर रहेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेगी। और अब अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, इनके 4 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं करीबन 2750 मेगावाट के, 3 तमिलनाडु में है और 1 राजस्थान में है, और ये सारे के चारों लिग्नाइट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके इनके पास 4 ओपन कास्ट माइंस है जिसकी सालाना क्षमता है करीबन 3 करोड़ टन लिग्नाइट, यानी लिग्नाइट इनके लिए जो फीड स्टॉक्स है जिससे पावर जनरेट होता है। और अगर आप एक कंपनी का परफॉर्मेंस देखें, ईपीएस तकरीबन 8.5 से 9 रुपए के आसपास रहा है। कंपनी ने डिविडेंड भी काफी कंसिस्टेंट देता है, 28% डिविडेंड उन्होंने FY13 के लिए दिया है, जो अपने आप में यील्ड आता है 4.5%। तो जो एक रीसेंट कंट्रोवर्सी है, जो एक रीसेंट ट्रेंड चल रही है कि जहां पे भी सरकार मिनिमम पेयर शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए OFS लाती है, वहां पे शेयर करेक्ट होता है। इनफैक्ट आज हमने देखा कि हिंदुस्तान कॉपर जहां पे 70 रुपए में एक तरह से OFS आया, उसके उपरांत भी शेयर करेक्ट नहीं हुआ। तो मेरा अनुमान है कि सारे के सारे शेयर एक तरह से बॉटम आउट हो चुके हैं। और अगर TIIC स्टेक लेती है कोई भी कारण से, जिसके मैटर को सेबी में को रेफर किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव होगा। इसमें काफी स्विफ्टली इसमें एक बाउंस बैक आ सकता है। इतनी बड़ी कैपेसिटी जैसे मैंने बताया माइनिंग की और 2750 मेगावाट के होने के उपरांत भी कंपनी का नेटवर्थ जो है 13,000 करोड़ का है, जो कर्ज है वो सिर्फ 3,000 करोड़ है। डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो 0.2 के आसपास में डेट इक्विटी रेशियो है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां से डाउनसाइड जो रिस्क है काफी कम है, लेकिन अपसाइड पे आप करीबन 75 रुपए का लक्ष्य जो है अगले 6 महीने में मान करके चल सकते हैं। तो इन दोनों में आप निवेश कर कमा सकते हैं बड़ा फायदा। हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब बने रहेंगे। स्टॉक टॉक में आपका फिर से स्वागत है। अब समय है आपके सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ खास मेहमान sptulsian.com के SP तुलसियान मौजूद हैं। चलते हैं फिलहाल मुंबई से नंदिनी हमारे साथ जुड़ रही है। नंदिनी, पूछिए क्या आपका सवाल। मैंने एक्चुअली यूनिटेक के 750 शेयर्स लिए थे 2009 में 103.45 के हिसाब से। ओके। तो मुझे अभी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो जानना है कि मैं अभी भी होल्ड करूं कि बेच दूं। देखिए, आपको नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तुलसियान जी। ये 100 रुपये के ऊपर स्टॉक लिया और अब आप जानते हैं किस लेवल पे स्टॉक आ गया है। आज और प्रेशर था इस स्टॉक में, 10% का नीचे गया, क्या करेंगे? देखिए, मैं नंदिनी को सलाह दूंगा कि इस कंपनी में काफी ज्यादा कंसर्न्स है। एक तो कंपनी अपने एसेट्स को मोनेटाइज नहीं कर सकती जिससे डेट कम नहीं हो रहा है। दूसरा, इनके जो प्रमोटर उस पर 2G का जो ओवरहैंग है, तो इनको नुकसान, जैसे आपने बिल्कुल बताया, आज इनको 80% का नुकसान हो रहा है। पर मेरी इनको सलाह होगी कि मैं तो ये नहीं कहता हूं कि आपको शिफ्ट की जो मैं एडवाइस दे रहा हूं उससे आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेगी, पर कुछ हद तक आपको कंफर्ट जरूर आएगा। तो या तो मैं आपको 2 रियल एस्टेट स्टॉक्स की चॉइस देता हूं, या तो प्रेस्टीज एस्टेट जिनका बैंगलोर या सदर्न मार्केट में काफी अच्छा प्रेजेंस है, या फिर दूसरा इंडिया बुल रियल एस्टेट जिनका बॉम्बे मार्केट में काफी अच्छा प्रेजेंस है। वहां पे आप शिफ्ट होइए, 1 साल का व्यू रखिए, तो आप कम से कम आज का जो वर्तमान जो आपकी जो पूंजी है उसको आप करीबन 50 से 75% का एक इजाफा अगले 12 महीने में कर सकेंगे। तो आपको शिफ्ट की एडवाइस यूनिटेक से निकलिए और इंडिया बुल रियल एस्टेट या प्रेस्टीज एस्टेट में शिफ्ट हो जाइए। ऑलराइट, तो ये कॉल था फिलहाल यूनिटेक पर। हमारे साथ दूसरे दर्शक इस समय जुड़ रहे हैं और हमारे साथ नीतू चौधरी हरियाणा से जुड़ रही हैं। नीतू, पूछिए क्या आपका सवाल। सर, मेरे पास JP एसोसिएट्स हैं 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 90। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं, बट आई वांट टू नो कि मैं दोबारा इस 90 के प्राइस को कब देख पाऊंगी। शुड आई होल्ड दिस स्टॉक और मूव आउट जस्ट? जी हाँ, आपको भी काफ़ी नुकसान हो गया, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है शेयर आज जिस तरह से टूटा। तुलसन जी, क्या करें इसमें? क्या इनको फिलहाल इस समय निकल जाना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया? देखिए, इनको लक्ष्य जानने की कि इनको कॉस्ट कब तक देखने को मिला है, तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि कब तक देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 1 साल में आपको शायद अपना कॉस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब JP एसोसिएट्स में जिस हिसाब से कंसर्न है, 58 से 60 हजार करोड़ का कर्जा है, मैनेजमेंट कोई भी स्टेप्स ले नहीं रहा अपने उस एसेट्स को, उस कर्जे को कम करने के लिए अपने कुछ एसेट्स बेच करके, तो अनिश्चितताएं जरूर बनी रहेगी। जैसे ही शेयर ऊपर जाएगा, मानिए कि 60-62 का भी लेवल आएगा, फिर से हम सेलिंग आते हुए देखेंगे। यानी ओवरऑल ट्रेंड जो है वीकनेस रहेगी, आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कंफर्ट भी नहीं है। तो
तो अगेन यहाँ पे भी मैं आपको एक शिफ्ट की एडवाइस दूंगा। अगर आपको सीमेंट स्पेस में रहना है तो अंबुजा सीमेंट एक तरह से अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अंबुजा सीमेंट और एसीसी के मर्जर की कहीं ना कहीं बात चल रही है। और या फिर आपको दूसरा अगर कोई एक एफएमसीजी स्पेस में जाना है तो टाटा ग्लोबल जो है वर्तमान में इन भाव में अच्छा दिखाई देता है। अगेन दोनों में आप 6 से 12 महीने के नजरिए से इस स्टॉक से निकल के उनमें शिफ्ट हो सकती है। अब चलते हैं हैदराबाद, वहाँ से मल्लिका हमारे साथ हैं इस समय। मल्लिका, पूछिए क्या आपका सवाल? जी, मेरे पास यूनाइटेड स्टेट के 250 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1750। ओके, तो भी मुझे होल्ड करना चाहिए या शैल आई बुक प्रॉफिट्स? ऑलराइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको तुलसियान जी, और हमने देखा कि मॉर्गन स्टैनली एशिया ने इसमें काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की और उसके बाद से इस स्टॉक में काफ़ी रफ्तार आई है। क्या ये प्रॉफिट लें क्योंकि अच्छे मुनाफे में बैठे हैं इसमें? देखिए जॉयनिल, जब से अब एक तरह से निश्चित है कि डीआरजीओ को जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का कंट्रोल मिलेगा, और एक्चुअली इसीलिए जो मॉर्गन स्टैनले भी स्टेक्स एक्वायर किया है, ये निश्चित रूप से मानना चाहिए कि उन्होंने अपनी कोई प्रोप्राइटरी बुक्स में नहीं लिया है, पी नोट के थ्रू कोई ना कोई इसका बेनिफिशियरी है। तो ये बात निश्चित है कि इस पर एक पॉजिटिव व्यू अगर आप एक लंबे नजरिए से देखें। लेकिन हमें साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन मॉर्गन स्टैनले ने पिछले शुक्रवार को जब स्टेक लिया था तो शेयर करेक्ट होकर 2100 के आसपास आ गया था, 2100 से नीचे भी लुढ़क गया था। तो मैं जो इसकी वाइड रेंज मांगता हूं वो है करीबन 2200 से 2550। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि उन्हें एक अच्छा मुनाफा मिल रहा है, अगर इन्हें कल 2550 का भाव देखने को मिलता है वहां पे निकलना चाहिए और वापस से वेट करना चाहिए 2350 के भाव के। तो आप एक तरह से 200 रुपए के प्रॉफिट बुकिंग को आर्बिट्राज प्ले करके 2550 में बेचिए, फिर से 2350 में निकलिए। और कोई कारण से अगर शेयर का भाव बढ़ भी जाता है तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ा अफसोस करने की जरूरत है। प्रॉफिट बुकिंग जो है इस बाजार का मंत्र है जो जरूर करते रहना चाहिए। तुलसियान जी, जाने के पहले कोई डिस्क्लोजर्स? नहीं, मेरा कोई भी स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं जिस पे हमने चर्चा की, लेकिन सिमिलर सलाह मैंने और दूसरे इन्वेस्टरों को इसी लाइन पे दी होगी। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। स्टॉक टॉक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।